अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस दुनिया भर की मईशतों को ले डूबा है। इस खित्ते पर इंतहाई बुरे असरात पड़ रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म ने 265 अरब डॉलर्स यानी अपनी जीडीपी का 10% मुआशी पैकेज का ऐलान करके भारतीय मईशत का पहिया चलाने की कोशिश की है, मगर सूरत हाल बहुत ख़राब है। अप्रैल में बरामदात भारत की 60% से गिर गई। बेरोजगारी जो पहले ही बढ़ रही थी उसमें 12 करोड़ अफराद का इजाफा हो गया। 40 साल में पहली दफा भारतीय मईशत सुकड़ने जा रही है और वजीर आजम मोदी की हुकूमत इस सब की जिम्मेदारी कोरोना वायरस पर डाल रही है। मगर कोरोना वायरस आने से पहले भी भारतीय मईशत शदीद दबाव का शिकार थी। भारत में नरेंद्र मोदी पर दबाव बढ़ रहा था क्योंकि मुल्क की मईशत के हालात ठीक नहीं थे, मुआशी हालात ठीक नहीं थे। बेरोजगारी 45 साल की पहले ही बुलंद तरीन सतह पर थी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बहरान का शिकार हो गई थी। मुआशी तरक्की में तेजी से कमी आ गई थी। भारतीय माहिरीन हालिया सूरत हाल को 70 साल की बदतरीन सूरत हाल करार दे रहे थे और अब कोरोना वायरस ने जहां भारतीय मईशत को मजीद और बेपनाह नुकसान पहुंचाया है, 45 साल की बदतरीन बेरोजगारी में मजीद 12 करोड़ अफराद का इजाफा कर दिया है। 40 साल में पहली दफा भारतीय मईशत सुकड़ने जा रही है, मगर साथ ही कोरोना वायरस ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पहले से ही खराब मईशत की जो जिम्मेदारी है वो कोरोना वायरस पर डालकर अपनी पॉलिसियों की नाकामी छुपाने का मौका दे दिया है। इससे पहले भी भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी मुआशी नाकामी छुपाने के लिए आर्टिकल 370 का सहारा लिया। कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया, शहरियत कानून बदल दिया, मुसलमानों को टारगेट किया, जो कोरोना वायरस के बाद भी किया ताकि मुआशी नाकामियों पर पर्दा डाल सके। कोरोना वायरस से पहले भारत में सूरत हाल ये थी कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों की वजह से मईशत सुस्त रवि का शिकार थी। मैन्युफैक्चरिंग मुतासिर हो रही थी क्योंकि मांग में कमी आ रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बुरी तरह मुतासिर थी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। भारतीय माहिरीन मईशत का इत्तफाक था कि भारतीय मईशत सुस्त रवि का शिकार हो चुकी है और उस वक्त मुआशी कारकर्दगी हुकूमती दावों के बरक्स है, ये भी उस वक्त मुआशी तज्जियाकारों ने कहा। वो भारतीय मीडिया जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफें करता नहीं थकता था, वो भी उनकी मुआशी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बना रहा था। और ये सब कोरोना वायरस से पहले हो रहा था। और सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं, बैनुल अक़वामी मीडिया भी भारतीय मुआशी सूरत हाल पर तबसरे और तज्जिए कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC और बैनुल अक़वामी इदारे भारतीय मईशत को खतरे में करार दे रहे थे। माली साल के इब्तिदाई 3 माह में जीडीपी तरक्की की शरह 5% तक गिर गई थी, जो गुज़िश्ता 6 साल की कमतरीन सतह थी, जो अब कोरोना वायरस के बाद और गिरकर मनफी होने जा रही है। यानी भारतीय मईशत पहले ही नीचे जा रही थी। गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री बदतरीन बहरान का शिकार थी। प्राइवेट सेक्टर किसी भी नए मंसूबे में सरमायाकारी नहीं कर रहा था। कारोबारी अफराद और माहिरीन मईशत खुलकर हुकूमती पॉलिसीज को तनकीद का निशाना बना रहे थे। वो आलमी इदारे और रेटिंग एजेंसीज जो 2 साल पहले तक भारतीय मईशत को दुरुस्त सिमत में करार दे रहे थे, वो तशवीश का इजहार कर रहे थे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2017 में तबसरा किया था कि वजीर आजम मोदी के दौर में भारतीय मईशत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर रही है और उसे मद्देनजर रखकर मुआशी तरक्की के मजीद बेहतर होने की उम्मीद जाहिर की थी। मगर 2 साल बाद मूडीज ने भारतीय मईशत से मुताल्लिक अपने ही तज्जिए और तवक्कात को बदल दिया था। मूडीज भारतीय जीडीपी ग्रोथ के हवाले से अपनी तवक्कात 3 दफा तब्दील कर चुका है। पहले कहा कि 2019 में जीडीपी ग्रोथ 7.5 से 7.4% तक रहेगी, फिर 6.8% से 6.2% रहने की पेशगोई की और जुलाई 2017 में बेरोजगारी की शरह 3.4% थी। मगर गुज़िश्ता साल अगस्त के आखिर में यह शरह बढ़कर 8.4% हो गई थी। सरकारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में मुलाजमीन की तादाद 45 करोड़ थी, जो कम होकर 41 करोड़ रह गई थी और अब उसमें कोरोना वायरस आने के बाद 12 करोड़ से ज़ायद अफराद मजीद बेरोजगार हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि जब इतने बड़े हिस्से की आमदनी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो जाहिर है कि मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद कम होगी, साथ ही बचत कम होगी। और जब सारिफीन की क़ुव्वत ख़रीद कम हो जाए तो सरमायाकारी कम हो जाती है। 2013 में भारतीय मईशत में सरमायाकारी की शरह 37% थी और उसमें इजाफा हो रहा था, मगर कोरोना वायरस आने से पहले ही सरमायाकारी 30% से भी कम हो चुकी थी और अब लोकल डिमांड के साथ साथ बैनुल अक़वामी डिमांड भी कम होगी। सिर्फ अप्रैल के महीने में भारतीय बरामदात में 60% की कमी देखी गई है, जो इस बात को जाहिर करती है कि लोकल इंडस्ट्री में सरमायाकारी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोकल डिमांड नहीं है, और ना ही एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में सरमायाकारी की गुंजाइश है, क्योंकि बैनुल अक़वामी डिमांड नहीं है। जब तक सरमायाकारी में इजाफा नहीं होता, तरक्की की शरह में इजाफा नहीं होता, और जब तरक्की नहीं होगी तो जो नौकरियां चली गई उनकी वापसी में जो है वो बहुत सुस्त होगी और मुश्किल भी होगी। अब अहम बात यह है कि भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में कोरोना वायरस से पहले बहुत कमी आ चुकी थी और बाद में तो इस वक्त पूरी दुनिया का ही इस वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की सिर्फ 16% थी, जो खित्ते में कई ममालिक से कम है।
इंडोनेशिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 20%, मलेशिया की 22%, थाईलैंड की 27% और चीन की 29% रही है। और अब भारत में कोरोना से ये पहले के मामला थे, उसके बाद तो और ज़्यादा मामला बुरे हो गए हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही थी जिसकी वजह से दरामदात पर इन्हिसार बढ़ रहा था और तिजारती खसारे में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। 2018 में तिजारती खसारा भारत का 174 अरब डॉलर्स की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा और फिर बढ़कर 183.7 अरब डॉलर्स हो गया। इसी तरह लेबर इंटेंसिव सेक्टर यानी जिसमें इंसानी मजदूरी का ज़्यादा दखल है, उसकी तरक्की में तेज़ी से कमी आ गई थी। गुज़िश्ता माली साल के आखिरी 3 महीने में उसकी तरक्की की शरह में 12.1% थी, मगर ये कम होकर 6% हो गई थी। ऑटो इंडस्ट्री यानी गाड़ी बनाने वाली सनत दीगर सनतों के साथ साथ दबाव का शिकार थी और इस इंडस्ट्री में लाखों अफराद बेरोजगार हो गए थे। फिर भारत की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री सनत टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिससे 4.5 करोड़ अफराद जुड़े हैं। ये सनत भी दबाव का शिकार थी। खुद उस वक्त भारतीय अखबारात के मुताबिक कपड़े की बड़ी बड़ी मार्केटों में वीरानी थी। ताजिर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह खरीदार को मुतवज्जो कर सके, मगर वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। कपड़े तैयार करने वाली कंपनियों की प्रोडक्शन में कमी आ गई और खदशा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होने जा रही है और फिर कोरोना वायरस आ गया। बैरूनी सेक्टर भी दबाव का शिकार था। भारतीय बरामदात 2011 की सतह पर रुकी हुई थी और उसमें इजाफा नहीं हो रहा था। भारतीय सार्फिन का चीनी मसनूआत पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा था। गुज़िश्ता 5 बरस में चीनी मसनूआत की फरोख्त दुगनी हुई। 2014 में एक भारतीय 3,000 रुपए की चीनी मसनूआत खरीदता था, जो 2019 में बढ़कर डबल होकर 6,000 रुपए की चीनी मसनूआत खरीद रहा था, जबकि बरामदात जो पिछले 8 साल में थी उसी सतह पर रही, उनमें कोई इजाफा नहीं हो रहा था, जिससे तिजारती खसारा मुसलसल बढ़ता जा रहा था। ये सब कोरोना वायरस से पहले ही हो चुका था और अब तो वज़ीर आज़म मोदी को कोरोना वायरस को मुआशी बदहाली की वो वजह करार दे रहे हैं, मगर भारतीय मुआशी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि ये सब कुछ नरेंद्र मोदी की डीमोनेटाइजेशन की पॉलिसी की वजह से पहले ही हो चुका था। उसे आज़ाद भारत की सबसे बड़ी मुआशी गलती करार दिया गया। इस पॉलिसी की वजह से मईशत सुस्तरवी का शिकार हो गई। 2016 में भारतीय हुकूमत ने ब्लैक मार्केट के खात्मे के लिए 86% कैश वापस ले लिया। 7 महीने बाद मोदी हुकूमत ने छोटे ताजिरों पर GST नाफिज कर दिया, जिसकी वजह से मईशत सुस्तरवी का शिकार हुई। छोटा कारोबारी बुरी तरह मुतासिर हुआ और सूरत हाल ये हो गई कि बैंक्स ने भी छोटे कारोबार को कर्ज देने से इनकार कर दिया। बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग लोन्स तकरीबन 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए, यानी वो कर्जे जो बैंकों ने दिए और वापस मिलने का इम्कान नहीं था, क्योंकि बिजनेस डिफॉल्ट कर गए या फिर बैंक करप्ट हो गए। बैंकिंग सेक्टर गैर यकीनी की कैफियत की वजह से छोटे कारोबार के लिए कर्जे देने से हिचकिचा रहा था। भारतीय इदारों के दादोशुमार के मुताबिक डिस्पोजेबल इनकम में कमी आ गई थी। 2014 में फीकस ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम 11.4% थी और नरेंद्र मोदी की मुआशी पॉलिसीज की वजह से 2018 में ये कम होकर 9.8% रह गई थी और 2019 में भी यही शरह रही। अब सबसे अहम बात यह है कि कोरोना वायरस से पहले ही भारतीय मईशत और दादोशुमार को दुनिया शक की निगाह से भी देख रही थी, क्योंकि एक तो दादोशुमार में हेराफेरी करके उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का स्कैंडल सामने आया, जिसे भारत ही नहीं दुनिया के बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने रिपोर्ट किया। भारतीय हुकूमत ने GDP ग्रोथ के नंबर्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और यह तासुर दिया गया कि मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा है, मुआशी तरक्की में चीन को पीछे छोड़ रहा है, मगर ये दावे गलत साबित हुए। भारत के साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन ने दावा किया कि भारत की मुआशी तरक्की को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। 2017 में GDP ग्रोथ 7% बताई गई, हालांकि ये महज 4.5% थी। उन्होंने तहकीक की कि कैसे भारत ने मुआशी तरक्की के दादोशुमार को तब्दील किया और GDP ग्रोथ को सालाना 2.5% तक इजाफी बताया। BBC के मुताबिक 2015 में भारत ने GDP को जांचने के तरीक़ेकार को तब्दील कर दिया। किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो लागत है, उसके बजाय उसकी मार्केट वैल्यू यानी जिस कीमत पर वो मार्केट में बिक रहा है उस पर GDP को कैलकुलेट किया गया, यानी GDP को मार्केट वैल्यू पर कैलकुलेट किया गया, जो कि फैक्ट्री प्राइस से ज़्यादा होती है। उसकी वजह से GDP ग्रोथ के दादोशुमार तब्दील हो गए, उनमें इजाफा हो गया। भारतीय हुकूमत दावा कर रही थी कि GDP ग्रोथ 7% है, मगर दादोशुमार कुछ और ही बता रहे थे। हकीकत ये थी कि बेरोजगारी बढ़ रही थी और 2017 और 2018 के दरमियान बेरोजगारी बढ़कर 45 साल की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। भारतीय हुकूमत के दादोशुमार पर खुद भारतीय माहिरीन मईशत ने हैरानी का इजहार किया, क्योंकि मुआशी अशारिये कुछ और कह रहे थे। भारतीय माहिरीन मईशत के मुताबिक सरमायाकारी बढ़ी नहीं, बरामदात में इजाफा हुआ नहीं, क्रेडिट में इजाफा हुआ नहीं, तो ऐसे कैसे मुमकिन है कि GDP ग्रोथ 7% हो। उनके मुताबिक ऐसी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। भारत के साबिक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक भारतीय हुकूमत ये दावा करती रही कि तेज़ी से बड़ी मईशत बन रही है और चीन के मुकाबले में भारत की मुआशी तरक्की की शरह 7% है, मगर उनके ख्याल में भारत की GDP ग्रोथ 4.5% रही, जो कि इंडोनेशिया से भी कम है। BBC के मुताबिक 2017 में एक स्टडी सामने आई जिससे पता चला
कि जीडीपी ग्रोथ के एदाद-ओ-शुमार में इस्तेमाल की गई 36% कंपनियों का तो सुराग ही नहीं लगाया जा सका। माहिरीन मईशत उस वक्त हैरान रह गए जब भारतीय हुकूमत ने 2017 में जीडीपी ग्रोथ 6.7% से बढ़ाकर 8.2% होने का दावा कर दिया। हालांकि उस माली साल में मुआशी सूरत हाल बहुत ख़राब थी। ये सब कोरोना वायरस से पहले हो चुका था। कोरोना वायरस ने भारतीय मईशत की हालत और ख़राब कर दी है, बेरोज़गारी और बढ़ा दी है, मगर साथ ही भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नाकामियों को कोरोना वायरस के पीछे छुपने का मौका दे दिया है। जो वो पहले कभी आर्टिकल 370, कश्मीर में कर्फ्यू और भारत में मुसलमानों को टारगेट करके अपनी मुआशी नाकामियों से भारतीय अवाम की तवज्जो हटा रहे थे, अब कोरोना वायरस के बाद ऐलान किए गए $265 अरब के पैकेज से मईशत की बेहतरी की तवक्को जोड़ी जा रही है और वो अपने आप को पेश कर रहे हैं कि सिर्फ उन्हें गरीब का ख्याल है, उन्हें सिर्फ भारतीय मईशत का ख्याल है। मगर कोरोना वायरस आने से पहले ही भारतीय मईशत की हालत बुरी थी। मगर भारतीय इकोनॉमिस्ट अभिषेक गुप्ता के मुताबिक इन इक़दामात से मुख्तलिफ कारोबारों के जो पैसे की लिक्विडिटी के मसाइल हैं वो तो हल हो जाएंगे, मगर लॉकडाउन हटने के बाद भी आवाम की तरफ से अशिया खरीदने की डिमांड ना होने का मसला हल नहीं होगा। यानी भारतीय मईशत दबाव ही का शिकार रहेगी। इस खित्ते की दो मजीद मईशतें, पाकिस्तान और चीन, इस क्राइसिस से कैसे निकलेंगी, इस क्राइसिस से पहले उनकी क्या सूरत हाल थी, बाद में क्या सूरत हाल बनी, इस पर भी बात करेंगे तफसील से। एक देखिए, दुनिया की तरह कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तानी मईशत भी बुरी तरह मुतासिर हुई है। पहली दफ़ा मईशत सुकड़ेगी और अब जो एदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं वो और ज़्यादा मायूस कुन हैं। सिर्फ मार्च के महीने में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 23% कम हुई। जुलाई से मार्च तक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 5.3% की कमी आई। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट ऑफटेक में 20% की कमी आई है। इसके अलावा कोरोना वायरस की वजह से एक्सपोर्ट्स बुरी तरह मुतासिर होंगी, क्योंकि हमारी 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स यूरोप और अमरीका से होती हैं, मगर ये ममालिक कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और उनकी अपनी मईशतें मुतासिर हैं। इसके अलावा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जिनका हिस्सा जीडीपी में 40% है। एक्सपोर्ट्स में उनका किरदार 35% होता है। इसके अलावा 50% रोजगार उससे जुड़ा हुआ है और ये सनद भी बदतरीन बहरान का शिकार है। कोरोना वायरस की वजह से मईशत का बुरा हाल होने वाला है और ये खदशात हमने मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख के सामने भी रखे थे। उनसे पूछा था कि बरामदात में एक मसला रहेगा क्योंकि ग्लोबल डिमांड नहीं आएगी अगर हमने यहाँ पर इंडस्ट्री खोल भी दी। उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया। आने वाले बजट में काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं, रॉ मटेरियल्स, उनको कम करने जा रहे हैं ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो भी कम हो। अगर ये सारे इंसेंटिव्स आप एक्सपोर्टर्स को दे भी दें, उसके बाद भी दुनिया में डिमांड कितनी कम होने जा रही है। हमें नजर आया कि ताइवान ने लॉकडाउन नहीं किया, उनकी प्रोडक्शन में कमी नहीं आई, मगर उनकी कंजम्पशन फिर भी गिर गई। लोग नहीं खर्च कर रहे, डर गए हैं। अमेरिका में प्रोडक्शन 18% नीचे गई, मगर अप्रैल के महीने में कंजम्पशन 26% नीचे चली गई। चाइना में हमें नजर आया कि जो प्रोडक्शन है उनकी 18% नीचे गई, मगर कंजम्पशन 27% नीचे चली गई और अप्रैल के महीने में जब उनकी प्रोडक्शन वापस आ गई, कंजम्पशन फिर भी 13% नीचे है। तो लोग कंज्यूम नहीं कर रहे दुनिया में। जब कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप इंसेंटिव्स दे भी दें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ पाएंगी दोबारा? ये शाहजेब साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि इस वक्त एक कंजम्पशन का क्राइसिस है और हमें वाकई ये ख़तरा तो है कि अगर दुनिया के दूसरे ममालिक में भी डिमांड कम रही तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी अपनी कोशिशों के बावजूद उस अंदाज में नहीं बढ़ सकेंगी जिसकी उनको ज़रूरत है। ये सारी सूरत हाल है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोरोना वायरस से ज़ाहिर है पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। उससे पहले उसमें इस्तेकाम ज़रूर आ रहा था, मगर सूरत हाल ख़राब ही थी। हमने फरवरी में कोरोना वायरस आने से पहले आपके सामने सूरत हाल रखी थी कि IMF के प्रोग्राम के तहत मईशत में इस्तेकाम ज़रूर आया है, मगर मईशत की सूरत हाल ख़राब है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की मईशत की तरक्की की शरह के लिए टारगेट कम कर दिया था। वर्ल्ड बैंक ने रवां माली साल के लिए पाकिस्तान की तरक्की की शरह 2.4%, जबकि 2021 और 2022 के लिए बिल तरतीब 3% और 3.9% लिखी थी। इस तरक्की की शरह के साथ ना तो रोज़गार के मौके पैदा हो सकते थे, ना ही खुशहाली आ सकती। हालांकि उस साल ये कोरोना से पहले इस साल बांग्लादेश 7% और भारत की जो तरक्की की शरह कम होकर 5% रहने का इम्कान जाहिर किया गया था। सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही नहीं, कोरोना वायरस आने से पहले पाकिस्तान के स्टेट बैंक की रवां माली साल की पहली तिमाही की रिपोर्ट भी यही दास्तान बताती थी। स्टेट बैंक की रवां माली साल की पहली तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत का जो मुआशी तरक्की का 4% का टारगेट है वो हासिल नहीं हो पाएगा और उसकी वजह ज़राअत के शोबे में खरीफ की अहम फसलों की पैदावार में टारगेट के मुकाबले में कमी है। इसके साथ साथ बड़ी सनतों की पैदावार में भी पहली तिमाही में 5.9% की कमी देखी गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल की पहली तिमाही में महंगाई की शरह 11.5% रही, जो गुज़िश्ता 7 साल की बुलंद तरीन सतह है। 2012 के बाद पाकिस्तान में इस शरह की महंगाई नहीं देखी गई थी।
और ये गुज़िश्ता साल की पहली तिमाही के मुकाबले में भी दुगनी महंगाई की शरह है। ये तो पहली तिमाही की रिपोर्ट थी कोरोना वायरस आने से पहले और बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें गिरने से पहले। जनवरी 2020 में महंगाई की शरह 14.6% की सतह पर चली गई, जो गुज़िश्ता 12 साल की बुलंद तरीन सतह थी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में कमी आई और वो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में आधा हो गया। उसकी वजह बरामदाद में इजाफा नहीं बल्कि दरामदाद में कमी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक नवंबर के महीने में पाकिस्तान की बरामदाद में कमी आई, जिसकी वजह से रवां माली साल के पहले 6 माह में बरामदाद में इजाफे की शरह महज 3.2% रह गई। दिसंबर के महीने में बरामदाद एक बार फिर $2 अरब की सतह से नीचे गिर गई थी। IMF ने रवां माली साल के लिए बरामदाद का टारगेट 26.8 अरब डॉलर रखा था। उसने भी अपनी रिपोर्ट में ये टारगेट कम करके कोरोना वायरस आने से पहले ही 25.7 अरब डॉलर कर दिया था। कोरोना वायरस के बाद मईशत बंद होने से टैक्स महसूलात में कमी आई है, मगर रवा साल के पहले 6 महीने में FBR टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा था। FBR का सालाना हदफ 5,503 अरब रुपए और 6 माह का हदफ 2,367 अरब रुपए था, जो नजरसानी के बाद सालाना 5,238 अरब रुपए और पहले 6 महीने यानी जुलाई से दिसंबर का टैक्स वसूली का हदफ 2,198 अरब रुपए हो गया था। मगर FBR ये हदफ भी हासिल नहीं कर पाया था और 2,080 अरब रुपए ही इकट्ठा कर सका था। फिर जनवरी के महीने में मजीद टारगेट से 100 अरब रुपए कम ही इकट्ठे हुए थे, जिससे 7 महीने की टैक्स अहदाफ में कमी 387 अरब रुपए तक पहुंच गई। स्टेट बैंक की तिमाही रिपोर्ट के मुताबिक मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है, मगर उसके बावजूद सरमायाकारों और आवाम का मईशत में एतमाद अब भी कमज़ोर है। महंगाई की वजह से लोगों की आमदनी पर मनफी असरात पड़े हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सिलसिला रुक ज़रूर गया है, मगर स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर अब भी तसल्लीबख्श सतह पर नहीं है। तो कोरोना वायरस आने से पहले ही पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल कोई अच्छी तस्वीर नहीं पेश कर रही थी, उसके बाद और ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब तो मनफी ग्रोथ की बात हो रही है, मगर जो मनफी 0.38% बताया गया उससे भी ज़्यादा की बात की जा रही है। 2018-19 की तरक्की का जो 3.3% बताया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से, उसको पहले ही डाउनवर्ड रिवाइज करके 1.9% कर दिया गया है। खुर्रम शहजाद साहब हमारे मईशत हमारे साथ मौजूद। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। और साहब ये मनफी 0.38% रहेगा या पहले की तरह बताया कुछ था बाद में कुछ और निकला, और ज़्यादा कमी आ सकती है बदकिस्मती से जो तरक्की है उसकी इस शरह में? हालात ऐसे चल रहे हैं। देखें, मैं थोड़े से नंबर्स आपसे शेयर करता हूं। अगर आप इंडस्ट्री का डिक्लाइन देखें, LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डिक्लाइन देखें, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग देखें, GDP में 3 हिस्से होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर। इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो है इसके नंबर्स कोट होते हैं, एग्रीकल्चर के एज सच नंबर्स कोट नहीं होते क्वार्टरली बेसिस पे, ना ही सर्विसेज सेक्टर के होते हैं। तो LSM का नंबर जो है शाहजेब 23% डिक्लाइन है मार्च में, 23%, जो कि पूरे 9 महीने के डिक्लाइन को अगर आप देखें तो 5% से भी ज़्यादा पूरे 9 महीने का डिक्लाइन हो चुका है। और मैन्युफैक्चरिंग का वेट इस वक्त पूरे GDP में 20% है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ये तो अब मार्च के नंबर आएंगे, आप मैन्युफैक्चरिंग के देखेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे होंगे, तो एक्चुअली नंबर लगता है 6% से ज़्यादा डिक्लाइन आएगा पूरे साल में इस एक हिस्से से। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें कॉटन प्रोडक्शन में जो है वो डिक्लाइन आया है। लोकस्ट का अटैक हुआ है जिसकी वजह से वीट का ऑफकोर्स अच्छा नंबर है, बट स्टिल इतना ज़्यादा नहीं है। हमें कॉटन इम्पोर्ट करनी पड़ रही है अपनी इंडस्ट्रियल जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर आप सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज का हिस्सा 55 से 58% है पूरी GDP में, एग्रीकल्चर का हिस्सा 24% है, मैन्युफैक्चरिंग का 20% है, और जो सर्विसेज सेक्टर है इसमें सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो होलसेल एंड ट्रेड है, उसका 18% वेट है पूरे GDP में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बराबर आ रहा है वो। और वो देखें ना आप, रिटेल पूरा बंद पड़ा हुआ है अभी ये लॉकडाउन के लिए। तो डेफिनेटली ग्रोथ जो है वो लगता यही है। आप देखें IMF के नंबर्स देखें, स्टेट बैंक के नंबर्स देखें, वो 1.5% माइनस कह रहे हैं, और लगता हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से ये कि आने वाले साल में जब एक्चुअल नंबर आएगा वो 1.5% से भी ज़्यादा हो सकता है 2% का डिक्लाइन नजर आए, हो सकता है 2.5% का डिक्लाइन नजर आए। तो ये एक्चुअल नंबर्स होंगे और डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से जो है ये नंबर आएगा, बट ये 38 बेसिस पॉइंट नेगेटिव थोड़ा सा एग्रेसिव लगता है, शायद इससे ज़्यादा होगा डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर ही सूरत हाल हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और खित्ता किस तरफ जा रहा है मुआशी तौर पर मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। इस खित्ते में सबसे ताकतवर मईशत चीन की है, सबसे ताकतवर मुल्क चीन है, जो पाकिस्तान भारत के साथ ट्रेड भी करता है, सरमायाकारी भी करता है। उसकी मईशत के हवाले से भी ख़तरात लाहक हुए हैं, 6.5% सुकड़ चुकी है। उसकी मईशत खुल ज़रूर रही है, मगर बरामदात पर उसका इन्हिसार है, इसलिए ये खदशात हैं कि चीन कितनी बुरी तरीके से मुतासिर होगा। पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि चीन ने तरक्की कैसे की है और चीन ने दुनिया को और फिर इस खित्ते में दूसरे ममालिक को, भारत को, पाकिस्तान को कैसे पीछे छोड़ा। एक तफसीली रिपोर्ट जो हम आपको पहले इस प्रोग्राम में दिखा चुके हैं वो आपके सामने रखते हैं एदाद शुमार के साथ, हकाई के साथ। पहले वो देखिए, पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? चीन जितना आगे निकल गया तो क्या हमेशा से हमसे इतना आगे था? भारत जितना आगे निकल गया
उसकी मईशत मगरबी दुनिया के लिए इतनी अहम हो गई, तो ये कब हुआ? कोई सियासी लीडर किसी दौर को इल्ज़ाम देता है और कोई सियासी लीडर किसी और के दौर को, कोई 70 की पॉलिसीज़ को, कोई 80 की दहाई को, और कोई मुशर्रफ के दौर को, और कोई 2008 से 2018 तक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत को। मगर आज हम पाकिस्तान के अवाम को दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कहानी ना तो 100 साल पुरानी है, ना ही 50 साल पुरानी है, बल्कि चंद दहाइयों पर मबनी है। पाकिस्तान, भारत और चीन की मईशतों का जायजा लेते हैं। कैसे अचानक भारत की मईशत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गई और चीन की मईशत भारत से बहुत आगे निकल गई। इन एदादोशुमार से आपको पता चलेगा कि कौन सा दौर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और पॉलिसी फ्रेमवर्क ना होने की वजह से हम यानी पाकिस्तान भारत और चीन से बहुत पीछे रह गया। भारत और चीन दुनिया के लिए अहम हो गए और अब हम शिकवा करते हैं। 1988 में चीन और भारत की मईशत का हजम 297 अरब डॉलर था, यानी दोनों की मईशतों का साइज तकरीबन बराबर था। इसके बाद 1995 में भारतीय मईशत का हजम 344 अरब डॉलर हो गया और चीन की मईशत बढ़कर 600 अरब डॉलर तक पहुंच गई। फिर 1998 में चीन की मईशत 1000 अरब डॉलर क्रॉस कर गई और भारत की मईशत सिर्फ 410 अरब डॉलर तक पहुंची। सिर्फ 10 साल में चीनी मईशत का हजम भारत से 2.5 गुना ज्यादा हो गया, जो कि 1988 में बराबर था। यानी चीनी मईशत 300 अरब डॉलर से 1000 अरब डॉलर और भारतीय मईशत 300 अरब डॉलर से बढ़कर महज 410 अरब डॉलर पर पहुंच सकी। और फिर चीन की मईशत को जैसे उसके बाद पर लग गए। उसके बाद 2003 में चीन की मईशत 1500 अरब डॉलर तक पहुंच गई और भारत की मईशत का हजम महज 500 अरब डॉलर हुआ। यानी चीन की मईशत भारत से 3 गुना तक बढ़ गई। फिर 2005 में भारतीय मईशत 800 अरब डॉलर और चीनी मईशत 2200 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2007 में चीन की मईशत 3000 अरब डॉलर को क्रॉस कर गई, जबकि भारत की मईशत 1200 अरब डॉलर तक पहुंची। इसके बाद आइंदा 3 बरस में यानी 2010 में चीन की मईशत 5000 अरब डॉलर से भी बढ़ गई और भारतीय मईशत से 4 गुना ज्यादा हो गई, जो उस वक्त तक सिर्फ भारतीय मईशत उस वक्त तक सिर्फ 1300 अरब डॉलर तक पहुंच सकी थी। फिर 2012 में चीनी मईशत 5000 डॉलर से बढ़कर 8000 अरब डॉलर तक पहुंच गई 2012 में। इस दौरान भारतीय मईशत सिर्फ 1300 अरब डॉलर से बढ़कर 1800 अरब डॉलर हुई। यूं चीनी मईशत भारतीय मईशत से 4 गुना बड़ी हो गई। इसके बाद जब भारतीय मईशत 2000 अरब डॉलर तक पहुंची तो चीनी मईशत 10,000 अरब डॉलर से आगे बढ़ चुकी थी। यानी चीनी मईशत भारतीय मईशत से 5 गुना बढ़ गई थी और 2014 में भारतीय मईशत 2000 अरब डॉलर तक पहुंची। 2018 में ये 2700 अरब डॉलर तक पहुंच गई और चीनी मईशत उससे 5 गुना बड़ी ही रही और 13,500 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी 1988 से जो सफर चीनी मईशत ने 300 अरब डॉलर के साथ शुरू किया, वो 13,000 डॉलर से ऊपर 2018 में पहुंच गई। 1988 से 2018 तक यानी महज 30 बरस में चीनी मईशत भारत की मईशत से बहुत आगे निकल गई। अब जायजा लेते हैं दोनों ममालिक की एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात का। फिर हम इन दोनों ममालिक का मवाजना पाकिस्तान से करेंगे कि कैसे चीन भारत से बहुत आगे निकल गया और भारत पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। 1988 में चीनी बरामदात महज 40 अरब डॉलर की थी, जबकि भारतीय बरामदात 17 अरब डॉलर की थी। यानी चीनी बरामदात भारत से 2.5 गुना ज्यादा थी। उसके बाद 1995 में चीनी बरामदात 110 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 17 से बढ़कर 31 अरब डॉलर हुई। मगर अगले 5 साल में यानी सन 2000 में चीन की बरामदात डबल यानी 220 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 42 अरब डॉलर हुई। यानी चीनी बरामदात जो 1988 में भारतीय बरामदात का तकरीबन 2.5 गुना ज्यादा थी, वो 12 साल में 6 गुना बढ़ गई और 4 गुना ज्यादा हो गई। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती। अगले 5 बरस में यानी 2005 में चीनी बरामदात में 5 गुना इजाफा हुआ और ये बढ़कर 750 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अलबत्ता इस दौरान भारतीय बरामदात में 3 गुना इजाफा हुआ। 2005 में भारतीय बरामदात 100 अरब डॉलर हो गई। फिर 2008 में चीनी बरामदात दुगना यानी 1400 अरब डॉलर हो गई, जबकि भारतीय बरामदात 180 अरब डॉलर हो गई। फिर 4 साल बाद यानी 2012 में भारतीय बरामदात 300 अरब डॉलर हुई, तो चीनी बरामदात 1400 अरब डॉलर से बढ़कर 2000 अरब डॉलर हो गई। यानी चीन की 1 साल की बरामदात भारत की पूरी मईशत के साइज से भी आगे निकल गई। 1988 में जो सफर साथ शुरू किया था, महज चीन की बरामदात भारत की मईशत के पूरे साइज से बड़ी हो गई, जो कि उस वक्त 1800 अरब डॉलर था। फिर 2018 में
जब भारतीय बरामदात 330 अरब डॉलर्स हुई तो उस वक्त चीनी बरामदात 2400 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी। यानी 1988 में जो सफर दुगने से शुरू हुआ वो 30 साल बाद यानी 2018 में 8 गुना तक बढ़ गया। यानी चीन की बरामदात भारत से 8 गुना ज्यादा हो गई। यहां तक कि चीन ने दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर का अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उसे पीछे छोड़ दिया। 2017 में अमेरिकी बरामदात 2300 अरब डॉलर्स थी और चीनी बरामदात 2400 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई। यानी कि जो 30 साल में चीन की तरक्की का सफर है वो चीन की बरामदात ने ड्राइव किया। जैसे जैसे बरामदात बढ़ती गई वैसे वैसे चीन की मईशत का साइज बढ़ता गया, वैसे वैसे चीन की गुर्बत कम होती गई और दुनिया के लिए चीन अहम होता गया। भारत की जिस हिसाब से बरामदात बढ़ी उस हिसाब से उसकी मईशत का साइज बढ़ा, उस हिसाब से वो दुनिया के लिए अहम हुआ, चीन ज़्यादा अहम हुआ। ये तो था दो पड़ोसी ममालिक का मवाजना। चीन ने भारत को पीछे छोड़ दिया। बात करते हैं दो और पड़ोसी ममालिक की। पाकिस्तान और चीन का मुकाबला जाहिर है मुनासिब नहीं होगा क्योंकि भारत ही चीन के करीब करीब नहीं आता। तो हम मवाजना करते हैं कि कैसे 30 साल में चीन जिस तरीके से भारत को पीछे छोड़ गया कई गुना, भारत पाकिस्तान को उसी तरह पीछे छोड़ गया। 1988 में भारतीय जीडीपी यानी मईशत का हजम 297 अरब डॉलर्स था और पाकिस्तानी जीडीपी 40 अरब डॉलर्स का था। यानी भारत के जीडीपी पाकिस्तान से 7 गुना बड़ा था। मगर भारत की आबादी भी पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा थी। मगर उसके बावजूद पाकिस्तान की फीकस आमदनी 380 डॉलर्स थी और भारत की फीकस आमदनी 350 डॉलर्स थी। यानी पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज्यादा थी। फिर 6 साल बाद यानी 1995 में भारतीय मईशत 297 अरब डॉलर से बढ़कर 344 अरब डॉलर्स हो गई, जबकि पाकिस्तान की मईशत 56 अरब डॉलर्स हो गई। साथ ही भारत की फीकस आमदनी 365 डॉलर्स हो गई और पाकिस्तान की 475 डॉलर्स हो गई। यानी 1995 में भी पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज्यादा थी। फिर 1998 में भारतीय मईशत का हजम 410 अरब डॉलर्स हो गया, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हजम 60 अरब डॉलर्स हो गया। यानी 10 बरस में पाकिस्तान और भारत की मईशत में फर्क बरकरार रहा। फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फिर 2003 में पाकिस्तानी मईशत का हजम 83 अरब डॉलर्स और भारतीय मईशत का हजम 500 अरब डॉलर तक पहुंच गया। 2 साल बाद यानी 2005 में भारतीय मईशत का हजम 800 अरब डॉलर्स हो गया और पाकिस्तानी मईशत 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। भारतीय मईशत पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी हो गई और फिर 2005 में पहली दफा भारत ने पाकिस्तान को फीकस आमदनी में पीछे छोड़ दिया। फिर 2 साल बाद यानी 2007 में भारतीय मईशत 1200 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हजम 150 अरब डॉलर हुआ। ये वो वक्त था जब भारत में मईशत की मजबूत बुनियादें रखी गईं, जबकि पाकिस्तान का दरामदात पर इन्हिसार बढ़ गया। भारतीय मईशत में मजीद तेजी आई। 2010 में भारतीय मईशत 1300 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत 177 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। फिर 2012 में पाकिस्तानी मईशत 225 अरब डॉलर हुई, मगर भारतीय मईशत 1800 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2014 में भारतीय मईशत का हजम 2000 अरब डॉलर से भी आगे बढ़ गया, जबकि पाकिस्तान की मईशत बढ़कर मुश्किल से 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकी और 2018 में भारतीय मईशत का हजम पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हो गया। भारतीय मईशत 2700 अरब डॉलर तक पहुंच गई और हम सिर्फ 300 अरब डॉलर तक पहुंचे। ये 70 बरस में नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर से पहले तक पाकिस्तान की फीकस आमदनी भारत से ज्यादा थी। भारत ने अपनी मुआशी मॉडल पर अमल किया और उसी पर कायम रहे, बरामदात पर फोकस किया, मईशत को बैरूनी सरमायाकारी के लिए खोला, जबकि हमारी मईशत मुसलसल IMF के जेरे साया रही। बैरूनी इमदाद पर उसका इन्हिसार रहा। भारत में शरह सूद कम और महंगाई कम रही, वहाँ बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हुई, जबकि पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा शरह सूद रही, जिसके नतीजे में सरमायाकारी कम हुई। 9/11 के बाद बैरूनी इमदाद भी आई, मगर मईशत में मुस्तकिल बुनियादों पर सरमायाकारी नहीं हुई। अब बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की बरामदात की। ये बहुत अहम मवाजना है क्योंकि बरामदात किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। खसारा कम होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। 1999 में पाकिस्तानी बरामदात 8 अरब 40 करोड़ डॉलर्स थी, जबकि भारतीय बरामदात 36 अरब डॉलर्स थी, पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा। मगर 1999 से 2005 तक भारतीय बरामदात 3 गुना बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान अपनी बरामदात दुगनी भी नहीं कर सका। 8 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर तक पाकिस्तान पहुंच सका। 2008 में पाकिस्तान की बरामदात बढ़कर 22 अरब डॉलर हुई, मगर भारतीय बरामदात 180 अरब डॉलर तक पहुंच गई। यानी मुशर्रफ के दौर में बरामदात का फर्क 4 गुना से बढ़कर 9 गुना ज्यादा हो गया।
पाकिस्तानी बरामदात 1.5 गुना बढ़ी, जबकि भारतीय बरामदात में 5 गुना इजाफा हुआ। तो भारत चीन के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया और पाकिस्तान भारत के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा, भारत में GDP और बरामदात दोनों में तेजी से इजाफा हो रहा था, चीन के मुकाबले में कम मगर पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। 2013 में जब पाकिस्तान 5 साल बाद एक बार फिर IMF के प्रोग्राम में जा रहा था, पाकिस्तान की बरामदात बमुश्किल $3 अरब बढ़कर $25 अरब हो गई, जबकि इसके मुकाबले में भारतीय बरामदात $180 अरब से बढ़कर $313 अरब तक पहुंच गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान की बरामदात कभी $25 अरब से आगे नहीं बढ़ सकी। इस दौरान भारतीय बरामदात में भी खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ, मगर चीनी बरामदात $22 अरब तक पहुंच गई। 2018 में पाकिस्तानी बरामदात कम होकर $22 अरब तक रह गई हैं। भारतीय बरामदात 330 और चीनी बरामदात $2400 अरब तक पहुंच गई। तो पाकिस्तान पीछे जा रहा था, जबकि खत्ते के ममालिक आगे जा रहे थे और दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे, अपना मकाम बना रहे थे। पाकिस्तान ने तमाम ही शोबों में बुरी कारकर्दगी दिखाई और चीन दुनिया के लिए अहम हो गया, भारत दुनिया के लिए अहम हो गया और साबित हुआ कि ये मईशत ही है जो जदीद दुनिया में किसी भी मुल्क की अहमियत का बाइस बनती है। महज और महज मुआशी ताकत, ना कि कोई और ताकत। GDP ग्रोथ, GDP साइज, फी कसा आमदनी, इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, गर्ज के हर शोबे में ये ममालिक पाकिस्तान से आगे निकल गए। फिर बांग्लादेश की बरामदात में, जो कि 1999 में सिर्फ $5 अरब थी, जबकि पाकिस्तान की बरामदात उस वक्त $8 अरब 40 करोड़ थी, मगर अब बांग्लादेश की बरामदात $40 अरब से, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा। हम $25 अरब तक नहीं जा पा रहे, हम बांग्लादेश से भी पीछे रह गए। 1999 में बहुत आगे थे। इसी तरह वियतनाम की बरामदात 1999 में $11.5 अरब थी, तकरीबन पाकिस्तान के बराबर, मगर 2018 में वियतनाम की बरामदात बढ़कर $244 अरब हो गई, यानी पाकिस्तान की बरामदात से 10 गुना ज्यादा। 20 साल पहले बराबर, 20 साल बाद 10 गुना ज्यादा। बरामदात पर तवज्जो जनरल मुशर्रफ के दौर में नहीं दी गई। उस वक्त भारत, चीन, बांग्लादेश और वियतनाम सब ने अपनी मईशतों में इस तरह सरमायाकारी पर जोर दिया कि उनकी मईशत आगे निकल जाए, मगर पाकिस्तान में न बिजली, न गैस और न ही बरामदात की सनत में सरमायाकारी हुई और मईशत गिरती चली गई। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी फोकस बरामदात से ज़्यादा दरामदात पर ही रहा। दरामदात बढ़ती रही। जो फोकस जनरल मुशर्रफ के दौर में बरामदात पर नहीं था, फिर पीपल्स पार्टी नून लीग ने भी नहीं दिया। चीन के लिए बहुत सारे खतरात पैदा हो रहे हैं, उसकी बरामदात किस हद तक मुतासिर होंगी। मगरबी ममालिक, खासतौर से अमेरिका की जब मईशत बैठ रही है, दुनिया की मईशतें बैठ रही हैं, उन पर कितना असर पड़ेगा। पहले ही मईशत उसकी सुकड़ चुकी है, जो कि बहुत 30 साल में पहली दफ़ा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हालिया आर्टिकल के मुताबिक एक और मसला है जो चीन के लिए और उससे जुड़ी जो मुख्तलिफ तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए एक बड़ा मसला बन सकता है, और वो कोरोना वायरस के बाद चीन से लिए गए कर्ज का है। द काइल इंस्टीट्यूट, जो कि एक जर्मन रिसर्च ग्रुप है, उसके मुताबिक चीन ने तरक्की पजीर ममालिक को $520 अरब का कर्ज दिया हुआ है। और इतनी बड़ी रकम का कर्ज देने का मतलब है कि चीन IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों से बड़ा कर्ज देने वाला मुल्क है। और इस वक्त चीन को पाकिस्तान, श्रीलंका, किर्गिस्तान और दीगर ममालिक की तरफ से कर्ज की वापस अदायगी में मुश्किलात की वजह से ताख़ीर या मुआफ़ियत की दरख्वास्त आना शुरू हो गई हैं। पिछले कुछ सालों में चीन ने तरक्की पजीर ममालिक को भरपूर कर्ज दिए ताकि उसका रसूख बढ़े और वो सियासी और मुआशी सुपर पावर बन जाए। कर्ज लेने वाले ममालिक ने अपनी बंदरगाहें, मादनियात की कानें और दूसरे अहम ज़खायर गिरवी रखकर कर्जे लिए। और अब जबकि कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर की मईशतों का बुरा हाल है, तो चीन से कर्ज लेने वाले ममालिक उसे बता रहे हैं कि उनके लिए कर्ज वापस करने के ना मुश्किल है। मगर चीन के लिए इस हवाले से फैसला करना मुश्किल हो रहा है। अगर वो कर्ज़ों को रिस्ट्रक्चर करता है या मुआफ़ कर देता है तो उससे उसका अपना मुआशी निज़ाम दबाव में आ सकता है और चीन अपने अवाम को नाराज़ भी कर सकता है, जो खुद मुआशी सुस्तरवी का शिकार हैं। वो नाराज़ होंगे कि दूसरे ममालिक का कर्ज क्यों माफ़ कर दिया। और अगर चीन कर्ज की वापसी पर जोर देता है तो ये वक्त भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक पहले ही चीन पर कोरोना वायरस को दुरुस्त अंदाज में हैंडल ना करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दुनिया में उसका सियासी असर व रसूख पहले ही खतरे में है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक चीन पहले ही मास्क और मेडिकल आलात अतिया करके या बेच कर खुद पर होने वाली तनकीद को कम करने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज़्यादा खतरे में चीन का $1000 अरब का बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम है, जिसके तहत दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया गया और चीन ने अपने इत्तेहादी मजबूत किए। 2013 के बाद इस प्रोजेक्ट के तहत चीन ने तकरीबन $350 अरब के कर्जे दिए, जिनमें से आधे कमज़ोर मईशत वाले ममालिक को दिए गए, जिनसे कर्ज़ों की वापसी में ज़्यादा रिस्क है।
चीन ने कर्जों की मुआफ़ी के इम्कान को तो मुस्तरद कर दिया है, मगर ये इशारा ज़रूर दे दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कुछ केसेस में तो चीन ने एक्शन भी ले लिया है, जिसमें किर्गिस्तान का $1.7 अरब का कर्ज रीशेड्यूल कर दिया गया है, मगर उसकी तफसीलात अवाम के सामने नहीं रखी गई हैं। चीन की मुआशी तरक्की के बावजूद भी चीनी अवाम की आमदनी तरक्की याफ्ता ममालिक का 1/4 से भी कम है, और कोरोना वायरस से आने वाले दबाव की सूरत हाल और ख़राब हो गई है और मईशत पहली दफ़ा सुकड़ने जा रही है। तो चीन के अपने अवाम का बहुत ज़्यादा दबाव है, और अब चीन के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपने पैसे कैसे वापस लेता है। माफ़ कर नहीं सकता क्योंकि अपने अवाम की तरफ से दबाव का सामना है, और फौरी तौर पर अगर वापसी की डिमांड करता है तो उसका जो इमेज है उसको और उसका रसूख है उसमें भी बहुत बुरी तरीके से असर पड़ सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।